नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज हम वैचारिक पृष्ठभूमि का मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषणवाद है क्या और इसकी क्या सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से विचारक शामिल हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आपकी 11वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं वैचारिक पृष्ठभूमि पर और लगभग 14 क्लासेस आपको इस पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविश्लेषणवाद शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस शब्द का हिंदी पर्याय है मनोविश्लेषण, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले नाम आता है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में, तो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, ठीक है। इनका जन्म आप नोट कर लीजिए, कभी कभी अनुक्रम में भी प्रश्न आ जाता है। इनका जन्म होता है 1856 ईस्वी में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इनके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए मानसिक व स्नायविक विकारों के संबंध में दिया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। तो सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद एक सिद्धांत या फिर कह सकते हैं व्यवहार, एक विकारों जो रोगी लोग थे, मानसिक जो रोगी थे उन पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम था मनोविश्लेषणवाद। फ्रायड ने पाया कि सम्मोहन क्रिया, हाइपोनोटिज्म अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार सहचर्य से कई पुराने अनुभव पुनर्जीवित हो जाते हैं। कामवृत्ति और उसका अचेतन रूप से दमन इन अनुभवों का मूल कारण है। तो देखा जाए तो इनका सिद्धांत कामवृत्ति और आगे जो दमित कामवृत्ति है उसी को लेकर के इन्होंने एक शैशवीय दमित कामवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने इसे जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति माना। यह शिशु के जन्म से ही क्रियाशील रहती है और इसका दर्शन मानव के समस्त व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए वे लिबिडो शब्द का प्रयोग करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी शब्दावली आ रही है उन पर ध्यान दीजिएगा। शैशव में मानव में केवल इड ही विकसित रहता है। दमन का प्रश्न नहीं उठता, किंतु सामाजिक और नैतिक दबावों के कारण अहम जो ईगो होता है और सुपर ईगो का विकास होने लगता है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन तत्व मनोविश्लेषणवाद का आधार हैं। और स्वाभाविक कामेच्छाएं दमित होने लगती हैं। अचेतन मानस का निर्माण इन दमित इच्छाओं से होता है। शिशु की कामवृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है, किंतु नैतिक निषेधों के कारण यह वृत्ति दमित होती रहती है और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। फ्रायड के सिद्धांत में इडिपस कुंठा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विशेष महत्व है। जो ग्रीक नायक इडिपस, जिसके अपने माता पिता की हत्या कर अपनी माँ से विवाह कर लिया था, के नाम पर है। फ्रायड के अनुसार ये दमित वासनाएं और कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती रहती हैं, परंतु सुपर ईगो द्वारा निर्मित प्रतिरोध के कारण ये अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं हो पाती और कपट वेशों में व्यक्त होती है। ये कपट रूप जागृत और स्वप्न जीवन की भूलें हैं। अधिक प्रबल होने पर कई मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं, जैसे हिस्टीरिया, खंडित व्यक्तित्व, अपराध भावना आदि। मानव का छोटे से छोटा, अच्छा हिस्टीरिया से याद आया, अभी मैं मैला आंचल पढ़ा रही थी, तो किसको हिस्टीरिया की बीमारी है बताइएगा, वो कौन सा पात्र है जिसको हिस्टीरिया की बीमारी है। मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। मानसिक जीवन में कुछ भी अकारण अथवा निष्प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन या प्रेरणा प्रमुखता कोई कामेच्छा होती है जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। फ्रायड के विचारों का कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रायड के अनुसार अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही कला और धर्म दोनों का उद्भव होता है। साहित्य और कला का जन्म तब होता है जब दमित वासनाएं उदात्त रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं। साहित्य, कला, धर्म आदि सभी को फ्रायड इन्हीं संचित वासनाओं और प्रेरणाओं से उद्भूत मानता है। फ्रायड के सहयोगियों और शिष्यों में एडलर और यूंग के फ्रायड से असहमति रखकर कुछ भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो याद रखिएगा, अगर मनोविश्लेषण का जिक्र आता है तो सबसे पहले नाम आता है प्रवर्तक के रूप में सिगमंड फ्रायड का, फिर उनके सहयोगी कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, उनके सहयोगी शिष्य जो सहयोगी हैं वो है एडलर, और यूंग इनके शिष्यों में शामिल हैं। एडलर, तो एडलर, अल्फ्रेड एडलर इनका पूरा नाम है। 1870 में इनका जन्म होता है। एडलर के मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एडलर ने लिबिडो या फिर काम वृत्ति से अधिक महत्व किसको दिया है? अहम को दिया है, जिसको हम अंग्रेजी में ईगो कहते हैं।
उनका मत है कि फ्रायड कामवृत्ति को अनावश्यक महत्व देते हैं। कामवृत्ति के अतिरिक्त अहम की मांग भी मानसिक स्नायविक रोगों का मूल कारण हो सकती है। तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके बताया है मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत, ये जो मन है, जो मनुष्य का मन है, वो कामवृत्ति से अधिक किस पर आधारित है? अहम पर आधारित है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है, कामवृत्ति नहीं। हीनत्व कुंठा मानसिक स्नायविक रोग का मूल कारण है। यथार्थ से संघर्ष के कारण व्यक्ति के आत्मस्थापन को संतुष्टि नहीं मिल पाती और उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। अब आता है नाम कार्ल जुंग का, ठीक है। युंग या जुंग कहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। 1875 में इनका जन्म होता है। यह भी फ्रायड के मत से असहमत थे कि जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति कामवृत्ति है। ये भी एक तरीके से खंडन करते हैं, फिर विरोध करते हैं जो फ्रायड का मत है। उन्होंने लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की कामवृत्ति और एडलर की आत्मस्थापन प्रवृत्ति दोनों ही समन्वित है। मतलब दोनों को आधार बनाकर ये अपनी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं कि वह उसे जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों से व्यक्त होती है। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत, तो याद रखिएगा जब भी जुंग का नाम आता है तो इन्होंने व्यक्तित्व, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी के ऊपर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, किसने? कार्ल जुंग ने, ठीक है। याद रखिएगा व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत युग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है युंग का। उनके अनुसार व्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहती है, दूसरे वे जिनको शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। तो दो प्रकार की ये बताते हैं व्यक्तित्व होता है। एक तो जो ध्यान और शक्ति अपने पर केंद्रित होती है, और दूसरे वे जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। पहले प्रकार के व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, जो कम बोलते हैं, कम हंसते हैं, दूसरों से सामाजिक रूप से कम वार्तालाप करते हैं। तथा दूसरे प्रकार के बहुमुखी होते हैं, जहां विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अंतर्मुखी व्यक्ति अधिक भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय और अव्यवहारिक होते हैं। वहीं बहिर्मुखी व्यक्ति व्यवहार कुशल, समाज प्रिय और क्रियाशील अधिक होते हैं। तो याद रखिएगा अंतर्मुखी और बहुमुखी में ये दो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं किसने? कार्ल जुंग ने। इनका जन्म कब होता है? 1875 में, ठीक है। सबका जन्म आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि अनुक्रम वाले प्रश्न में आप वैचारिक पृष्ठभूमि से जितने भी प्रश्न देखेंगे उसमें अनुक्रम ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो आपको अम्बेडकर दर्शन से प्रश्न पूछा जाए, गांधीवादी दर्शन से प्रश्न पूछा जाए, या फिर जो वैचारिक पृष्ठभूमि जो भारतीय नवजागरण को लेकर के जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे प्रश्न लेकर आए, तो जो भी है वो इन्हीं वैचारिक पृष्ठभूमि में ज़्यादातर आपको जो समय है वो आपसे पूछा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव अगर देखें तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत 20वीं शती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव डाला। कला के क्षेत्र में दादावाद की अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों को मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा मिली, ठीक है। तो दादावाद पूछा जाता है, जो अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों को मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा मिलती है। नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर एक नई समझ विकसित हुई और स्वच्छंद विचारों की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजी साहित्य में D.H. लॉरेंस का आपने नाम सुना होगा, और जेम्स जॉयस इसके प्रमुख लेखक हैं। हिंदी में ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र गे आदि के साहित्य पर इस सिद्धांत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और एक आपकी कृति भी लगी हुई है, शेखर एक जीवनी, जिसमें मनोविश्लेषणवाद का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। और कहते भी हैं कि आगे इसमें सिगमंड फ्रायड की मनोवृत्ति से प्रभावित होकर के इस जो उपन्यास की रचना करते हैं। कला, साहित्य और समाज पर मनोवैज्ञानिक खोजों तथा नए नए अनुविश्लेषण सिद्धांतों का, यहाँ मनो होगा, ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांतों का बड़ी गहराई से प्रभाव पड़ा है। साहित्य का संबंध मानव मन से है। साहित्य जो विभिन्न चरित्रों का चरित्रण करता है, यह किसी न किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। चाहे कविता हो, चाहे कथा साहित्य अथवा चित्रकला या मूर्तिकला, सभी क्रमशः अनह स्थितियों का ही चित्रण करती हैं। मनुष्य के भीतर काम और अहम की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक और गहरी होती है। ये प्रवृत्तियां दो रूपों में हमारे सामने आती हैं, एक सहज स्वाभाविक रूप में और दूसरी विकृत रूप में। मानव जीवन में संघर्ष और टकराव की स्थिति इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण बनती है। साहित्य और कलाओं में इस प्रकार के चित्रण तो आदिकाल से चले आए हैं, पर इन
चित्रणों के मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश आधुनिक युग के चिंतकों ने डाला है। उन्होंने जहां एक और जीवन के विभिन्न संघर्षों, द्वंद्वों और टकराव के विश्लेषण द्वारा अपने सिद्धांतों का निरूपण किया, वहीं साहित्य और कलाओं की सृजन प्रेरणा प्रक्रिया और सृजन के स्वरूप में भी मनोवैज्ञानिक नियमों को ढूंढने का प्रयत्न किया। जिन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों ने कला और साहित्य को अतिशय प्रभावित किया, ऐसे विचारकों में सिगमंड फ्रायड, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग, मैकडूगल, हैवलॉक, एलिस आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से मनोविज्ञान की धारा के प्रवर्तक अगर कहे जाते हैं तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। अब संक्षिप्त में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सिगमंड फ्रायड 1856 में जन्म होता है। फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के यहूदी परिवार में हुआ था। ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत थे। फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पद्धति को हम 3 विषयों में बांटा जा सकता है: अचेतन मन, लिबिडो या कामवृत्ति, और ग्रंथियां या वर्जनाएं। ठीक है, 3 विषयों में बांटा जा सकता है इनका सिद्धांत। पहला अचेतन मन, लिबिडो या कामवृत्ति, और ग्रंथियां या वर्जनाएं। अचेतन मन क्या है? फ्रायड के अनुसार मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है ना। जैसे समुद्र है, बर्फ का टुकड़ा है, तो ये इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से बर्फ, मतलब जितना आपको ऊपर दिखाई देगा उतना ही नीचे आपको बर्फ का टुकड़ा दिखाई देगा, इस प्रकार से है। शिलाखंड के समान जो भाग उसका दिखाई देता है वह पूरे हिमखंड का छोटा सा अंश होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और ये जो दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा सा अंश है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नीचे। ठीक है, यही स्थिति मानव मन की भी होती है। उसके 3 भाग होते हैं: चेतन, अवचेतन या अर्धचेतन तथा अचेतन मन। ठीक है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं मन के। चेतन मन में हम सब देखते हैं और अनुभव करते हैं, जैसे अभी हम चेतन मन में हैं। ठीक है, पर अचेतन मन दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं और सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है। ठीक है, जो अचेतन मन है, चेतन मन है अभी क्रियाशील नहीं है, वो अचेत है। ठीक है, अचेतन मन है जिसमें इच्छाओं, आकांक्षाओं और सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज होता है। मन का यह भाग हमारे लिए अज्ञात, अभेद्य एवं रहस्यमय रहता है। इन दोनों के बीच अर्धचेतन या अवचेतन वह खंड है जिस पर अचेतन की परछाई पड़ती रहती है। निद्रा के समय जब चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है तब अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है अवचेतन, चेतन और अचेतन में क्या डिफरेंस है कि जब निद्रा के समय चेतन मन जब निष्क्रिय हो जाता है, जब सोचने समझने की क्षमता एकदम खत्म हो जाती है, हम सो जाते हैं, तब जो अचेतन मन है वो क्रियाशील हो जाता है। अचेतन मन की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, अवचेतन मन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार चेतन और अचेतन में द्वंद्व चलता रहता है। चेतन मन व्यक्ति, परिवार और समाज की नैतिकता और मर्यादा के संस्कारों से ओतप्रोत होता है। अतः जब अचेतन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन के धरातल पर आने लगती हैं तब चेतन के संस्कार अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं। परंतु कभी कभी अचेतन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत एवं उदात्त रूप में अभिव्यक्त की जाती हैं। यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य का रूप धारण करती हैं। दूसरा है लिबिडो, जिसको हम कामवृत्ति कहते हैं। फ्रायड मनुष्य के सभी क्रियाकलापों के मूल में कामवृत्ति को मानते हैं। मनुष्य को कुंठित और दमित असामाजिक इच्छाएं और प्रवृत्तियां उदात्त और परिष्कृत होकर कलाओं और संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। फ्रायड कामवृत्ति को ही साहित्य सर्जना की मूल प्रेरणा मानते हैं। केवल कला ही नहीं वरन प्रत्येक सर्जनात्मक क्रिया में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार स्वप्न, कल्पनाएं, योजनाएं आदि मानसिक व्यापार भी कविता या कला के समान ही हैं। अगला बिंदु है ग्रंथियां या वर्जनाएं। फ्रायड का मत है कि इच्छाओं और वासनाओं के दमन से ग्रंथियां या कुंठाएं निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, तो जो इच्छा है उसी की इच्छा से वासना का रूप धारण होता है। उनके मतलब वासनाओं के उदात्तीकरण से ग्रंथियां खुलती और कुंठाएं दूर हो जाती हैं और इस उदात्तीकरण परिष्कृत क्रियाकलाप से सभ्यता का विकास एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होता है। फ्रायड का विचार है कि वासनाओं की तृप्ति का सुख तीव्र होता है, जबकि कला और साहित्य का आनंद मंद और आह्लादमय होता है, पर वह सामूहिक होता है और अधिक स्थायी भी। कलात्मक अभिव्यक्ति कुंठाओं और ग्रंथियों से मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए वह कलाकार के लिए आनंद का स्रोत है। दूसरा नाम आता है अल्फ्रेड एडलर का। 1870 में इनका जन्म होता है। फ्रायड के बाद एडलर का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं एक बार। एडलर व्यक्तित्व मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। उनका विचार है कि जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य में अपने को स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है।
प्रायः प्रत्येक मनुष्य में किसी प्रकार की आंगिक, क्रियात्मक या मानसिक कमी पाई जाती है जिसको वह अनुभव करता है और उसमें हीनता ग्रंथि का निर्माण होता है। हीन भावना के कारण जब मनुष्य विशेष रूप से इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है तब उसमें श्रेष्ठता को भावना का उदय होता है। ठीक है, तब उसमें श्रेष्ठता की भावना का उदय होता है, इसे श्रेष्ठता ग्रंथि कहते हैं। एडलर के अनुसार जीवन में 3 समस्याएं प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी? पहली है समाज विषयक, दूसरी है व्यवसाय विषयक और तीसरी है काम और विवाह विषयक। इनमें से एक भी समस्या में असफल होने पर वह जीवन से पलायन करता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्य करता है। इन्हीं पूर्ति के कार्यों से कला और साहित्य की रचना होती है। ठीक है, तो ये एडलर का मत है। अगला जो है वो कार्ल जुंग का नाम आता है। कार्ल गुस्ताव जुंग इनका पूरा नाम है। 1875 में इनका जन्म होता है। जुंग फ्रायड के समकालीन और सहयोगी थे। इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का विकास किया। जुंग ने अचेतन का महत्व स्वीकार किया तथा उसे 2 स्तरों में रखा, प्रथम व्यक्तिक और द्वितीय जातीय सामुदायिक, जिसको हमने अभी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में पढ़ा था। जुंग का मत है कि वह व्यक्तिक अचेतन का अंश है। इसके परे एक सामूहिक या जातीय अचेतन का स्तर है। सामूहिक अचेतन में जुंग के अनुसार एनिमस और एनिमा विद्यमान रहते हैं। एनिमस नारी सुलभ है और एनिमा पुरुष गुणों का समूह है। उन्होंने व्यक्तित्व के 2 भागों में विभाजित किए हैं। 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इनमें से प्रत्येक में 4 प्रकार की मानसिक शक्तियां रहती हैं। कौन कौन सी? पहला विचार, भाव, संवेदन, सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि। यह मानसिक शक्ति या ऊर्जा ही सभी कार्यों की प्रेरक है। जुंग ने काव्य को हृदय की गहराई में संपन्न चेतन क्रिया माना है। जुंग के अनुसार मनोविज्ञान कला की मूल प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकता, उसके द्वारा केवल उसके रूप विधान की विवेचना की जा सकती है। कला या काव्य लेखक की संकल्प शक्ति का प्रकाशन है। वह अपनी रचना एवं विशिष्ट उद्देश्य से करता है और तदनुरूप सामग्री जुटाता है एवं उसे विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानी पूर्वक उसकी रूप रचना करता है। जुंग ने आत्मा के अंतर्गत एक स्वायत्त ग्रंथि की चर्चा की है। इसमें वह शक्ति होती है जो कलाकार को अनुशासित और निर्देशित करती रहती है। कला से अर्थ का संबंध जुंग ने स्वीकार किया है। फिर एक और अन्य जो मनोविश्लेषण की कैटेगरी में शामिल होते हैं उनका नाम है मैकडूगल। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भावों के महत्वपूर्ण कार्य और उनकी शक्ति के उद्घाटन करने में है। उनके विचार से प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो उसे बल प्रदान करती है और कार्य करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। जीवन की प्रत्येक इच्छा जैविक आधार पर विकसित होती है और आगे चलकर नैसर्गिक वृत्ति का रूप धारण करती है। ये वृत्तियां 12 होती हैं। ठीक है, तो मैकडूगल ने कितनी वृत्तियों का जिक्र किया है यहाँ? 12 वृत्तियों का। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियापरक। ठीक है, मैकडूगल का सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने सीटेट या फिर यूपी टेट की परीक्षाएं दी होंगी तो इन तीनों से आप इन तीनों से अवगत होंगे और पेपर 1 में भी आपको ब्लूम की टेक्सोनोमी में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार मैकडूगल ने सहज मनोवृत्ति को मनोभावों के रूप में परिणत होने की बात का विश्लेषण कर साहित्य और कला के मूल स्रोत को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। फिर नाम आता है डॉक्टर हैवलॉक एलिस का। इनका जन्म 1859 में होता है। इनकी रुचि मनोविज्ञान और विशेष रूप से यौन मनोविज्ञान में थी। सन 1891 ईस्वी में इन्होंने स्टडीज इन द साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, इंपॉर्टेंट है पुस्तक, नोट कर लीजिएगा, नामक ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। किसकी है? डॉक्टर हैवलॉक एलिस की। हैवलॉक का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग दर्शन होता है, पर दर्शन नैतिकता से भिन्न है। इन्हीं 2 ईमानदार विचारशील व्यक्तियों का दर्शन एक नहीं हो सकता। अन्य के दर्शन को अपना बना लेना अपने व्यक्तित्व की तौहीन है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दर्शन होना ही चाहिए। हैवलॉक के अनुसार विरोधी शक्तियों में खींचतान और संघर्ष प्रकृति का नियम है। विरोध का अस्तित्व जीवन के लिए बाधा नहीं, वह जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। यह विरोध और संघर्ष वास्तव में उन सभी जगहों में है जिसे हम जीवन कहते हैं। सेक्स और संस्कृति भी इसी प्रकार के विरोधी और संघर्षों के संतुलित रूप में है। सभी कलाओं में भी समन्वयात्मक संघर्ष देखा जा सकता है। वास्तु, स्थापत्य, नृत्य आदि में भी विरोधी तत्वों का संघर्ष, संतुलन और समन्वय रहता है। काव्य में भी संवेदना की अभिव्यक्ति की चाह और रूप रचना शिल्प के बीच संघर्ष उपस्थित रहता है। इन विरोधी तत्वों के बीच में समन्वय ही रचना की उपलब्धि होती है। तो हैवलॉक मुख्यतः समन्वयता पर ध्यान देते हैं और जो मुख्य 3 नाम हैं, जैसे सबसे पहले तो प्रवर्तक जिन्होंने काम वृत्ति लिबिडो को मुख्य केंद्र में रखा है, जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, उनका जन्म और उन्होंने
व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए हैं, ठीक है, तो कार्ल जुंग ने दिए हैं। और मैकडूगल का नाम याद रखिएगा, और जितने भी विचारक आपने पढ़े हैं मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत उनका नाम, क्योंकि अक्सर परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा डीप तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जो मनोविश्लेषणवाद है इसमें से 1-2 बार प्रश्न बन भी चुके हैं और वैचारिक पृष्ठभूमि का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड का जन्म कब होता है, इन्होंने कौन कौन से 3 तत्व बताए हैं, ठीक है, अचेतन और चेतन मन, अचेतन मन, जो अर्धचेतन मन है, और चेतन मन में क्या समानताएं हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, ये सब आपको इसमें पढ़ा दिया गया है, ठीक है। एडलर का जन्म कब होता है और इन्होंने किसको महत्व ज़्यादा दिया है, वो सब चीज़ें मैंने PDF में बता दी हैं, ठीक है। फिर अभी जो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो एक आध बीच में छूट गए हैं टॉपिक उनको भी हम जल्दी कवर करेंगे, और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी जो यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, ये हम जल्दी ही समाप्त भी कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।